9.2 क्वेश्चन नंबर 8 इस वाले वीडियो में। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 में काफ़ी अच्छे से इस एक्सरसाइज को करने के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व है वो बता दिया था, वे टू वर्क लाइक दैट। तो उसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा, पार्ट 1 के वीडियो को इसी प्लेलिस्ट में मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 7 तक उसमें था, क्वेश्चन नंबर 8 से इसमें करेंगे। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, बेसिक लाइन बोल देता हूँ। हमेशा वाई डैश या वाई डबल डैश निकालते हैं, देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है और अकॉर्डिंगली उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। बस यही करना होता है इस एक्सरसाइज में। और एलएचएस को प्रूव करना होता है कि वो आरएचएस के बराबर है। सबसे पहले आप इक्वेशन को लिखते हो और फिर उसको डिफरेंशिएट करते हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या होता है, आपको मिलेगा वाई डैश माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई होता है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। लेकिन ये तो साइन वाई है, एक्स तो था नहीं, साइन एक्स थोड़ी था, तो वाई का डिफरेंशियल होगा वाई डैश इक्वल्स टू 1। तो y डैश कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस साइन वाई इक्वल्स टू 1। तो आप चाहें तो सिंपली यहाँ पे y डैश को सब्जेक्ट बना सकते हैं, जो कि है 1/1 प्लस साइन वाई। ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें एक सेकेंड, इसके बाद हमें इसको उठा के इस वैल्यू को, ये फर्स्ट वैल्यू जो कि इक्वेशन 1 है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने एलएचएस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसको आरएचएस के बराबर ले आती है तो इट्स अ सॉल्यूशन, इट्स अ सॉल्यूशन। तो चलिए लिखते हैं y sin y प्लस cos y प्लस x टाइम्स y डैश। यहाँ पे हमें दो सब्स्टिट्यूशन करूंगा, एक सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड गिवन value of x we get तो क्या है, y sin y प्लस cos y। x की जगह में क्या लिख सकता हूं यहां से, y माइनस cos y इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस sin y। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इसको देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, cos y। अच्छा आपने एक बात देखी, हाँ y sin y प्लस y में y कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा sin y प्लस 1। और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, बेसिकली डिनोमिनेटर में है ये, तो उसको मैं फिर से sin y प्लस 1 लिख सकता हूँ। क्या ही फर्क पड़ जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ है। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये दोनों टर्म कैंसिल, और क्या बचेगा y विच इज इक्वल्स टू द RHS। हेंस क्या लिखते हैं फिर उसके बाद, हेंस द गिवन सॉल्यूशन, hence the given function is the solution of the corresponding differential equation। क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है the given function is a solution of the corresponding differential equation। बस यही कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि LHS RHS के बराबर आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इसको करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ ये क्वेश्चन में अब बहुत इजी है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन कंफ्यूजिंग हो सकता है। सुनिए मेरी बात को, पहले तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा 1 y का y डैश tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर x नहीं है वहां पे y है, क्योंकि ये y है तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशियल भी लिखा जाएगा, तो इनटू y डैश। सही है, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, 1 इज इक्वल्स टू, आप इसमें y डैश को इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आप एक काम कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस पूरे टर्म को, प्लस y डैश प्लस वाई स्क्वायर y डैश इज इक्वल्स टू y डैश। कुछ नहीं किया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ एक टर्म कैंसिल हो रहा है, y डैश ये चला गया, क्या बच रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये बच रहा है। करेक्ट। अच्छा, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस क्या है, गिवन, ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई, रुक जाइए लिखना पड़ेगा। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस क्या है, उसका एलएचएस है 1 प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई वाई डैश लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो हमारे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एलएचएस है। अच्छा, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 1 y स्क्वायर y डैश प्लस 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो भी एक्सप्रेशन है, पहले y स्क्वायर लिखा हुआ है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं आपको बस क्या ही बोलूं, मैं लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड लगना चाहिए, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर गलत पढ़ाते हैं। y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस y स्क्वायर प्लस 1, बस। JLHS मैंने कॉपी किया, फिर मैंने बोला भाई इक्वेशन 1 में ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए, y डैश को सब्जेक्ट मत बनाइए, ये पूरा एक्सप्रेशन ही जो है ये 0 के बराबर है। तो मैंने कहा कि ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर है, 0 के। पर जो इस इक्वेशन का राइट हैंड है वो भी वही था, 0 था। हो गया सेटिस्फाइड, दो ही लाइन में सेटिस्फाइड हो गया। क्या जरूरत पड़ी है y डैश को बनाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, मत करिए ये सब, ठीक है। थोड़ा बुद्धि भी लगाना सीखिए। नेक्स्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है इस पार्ट का, ये इस वाले एक्सरसाइज का 1 to 10 का लास्ट पार्ट। तो इसमें हमें क्या करना है, सेम फंडामेंटल है, x y इक्वल टू दिया हुआ है। हमेशा जब इस तरह का मिला करे ना, स्क्वायर कर लिया करिए, बहुत आसान हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो y स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखते हैं फिर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्यों करना है, क्योंकि भाई dy बाई dx लिखा है, अब की बार में dy बाई dx ही लिखूंगा, क्योंकि इक्वेशन में dy बाई dx है, उसी के हिसाब से चेंज करता हूं, ठीक है। 2y dy बाई dx, a स्क्वायर का डिफरेंशियल 0 होता है, माइनस x का 2x। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस x। आप चाहो तो dy बाई dx को सब्जेक्ट बना लो, आपकी इच्छा है, माइनस x बाई वाई। दिस इज माई फर्स्ट। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को इसमें पुट करना है, LHS ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में। व्हाट इज द LHS, मैं वहीं से बना सकता था, आई नो, आई ऑल्सो नो, ओके। LHS ये है। अच्छा, इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा, देखिए dy बाई dx की वैल्यू है माइनस एक्स बाई वाई, x प्लस माइनस एक्स बाई वाई, वाई वाई कट जाएगा, क्या बचेगा, x माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 0, विच इज एक्चुअली नथिंग बट इज इक्वल्स टू RHS। सही बात है, RHS ही तो है। Hence the given function is a solution of the corresponding differential equation. Hence the given function is a solution of the corresponding differential equation. हो गया, आसान था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। ये मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे पार्ट 1 में, लेकिन यहां भी करूंगा। जब हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उस केस में उसके दो तरीके के सॉल्यूशन आ सकते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब भी आप कभी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो उसका, तो वो दो एग्जिस्टेंस होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। जनरली जनरल सॉल्यूशन ही आता है, उसमें कांस्टेंट्स मौजूद होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई dx इक्वल्स टू से x। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल x dx। ऐसा करने से यहाँ y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक नए कांस्टेंट टर्म का जन्म होगा। अगर यहाँ पे d2y बाई dx2 रहा होता, सुनिए मेरी बात को, अगर इस यहाँ पे d2y बाई dx2 रहा होता तो मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ता, सॉरी दो बार इंटीग्रेट करना पड़ता, और दो बार इंटीग्रेट करने के कारण ये c दूसरा कांस्टेंट बन जाता cx और फिर एक d दे देता। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप देखेंगे कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 था तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जन्म होता है इंटीग्रेट करने के लिए। अगर यहाँ पे 2 होता ऑर्डर तो हम दो बार इंटीग्रेट करते और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c1 और c2 का जन्म होता। इसका मतलब अगर n ऑर्डर की एक इक्वेशन है, अगर n ऑर्डर की एक इक्वेशन है तो उसके n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का जन्म होता है। यहां पर क्योंकि 4th ऑर्डर की एक ये इक्वेशन है तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे वो टोटल 4 आएंगे। कितने आएंगे? 4 आएंगे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बस इसका सिंपल से ये एक्सप्लेनेशन है। जनरल सॉल्यूशन में आपको पता ही नहीं है कि कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो तो आपने कोई स्पेशल केस में डाली नहीं है, आपको कुछ बताया तो है नहीं कि देखिए असंख्य ग्राफ का जन्म होता है।
आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा ग्राफ है, तो उसके लिए कोई स्पेशल केस फेंकना पड़ेगा ना उसके अंदर, तभी तो वो बताएगा कि अच्छा ये पैराबोला है। अब ये पैराबोला है, ये जो भी पैराबोला है ये सभी अपवर्ड पैराबोला का ग्रुप है, मुझे नहीं पता, बात समझ रहे हैं। एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी का वैल्यू 0 है तो ओरिजिन से पास करेगा, अगर सी का वैल्यू कुछ 1 है तो यहाँ 1 से पास करेगा, अगर सी का वैल्यू -1 है तो -1 से पास करेगा। शेप तो वही होगा, पैराबोलिक ही होगा, पर घूम रहा है, तो ये मल्टीपल सोल्यूशन दे रहा है, मल्टीपल जनरल सोल्यूशन दे रहा है, मल्टीपल दे रहा है, सी का वैल्यू बदलते रहेंगे। लेकिन जैसे ही सी का एक वैल्यू फिक्स कर देंगे तो पर्टिकुलर सोल्यूशन देगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो जब पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात होती है, पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात होती है, तो आप उसके अंदर कोई वैल्यू डालते हो तो इसका मतलब सभी कांस्टेंट गायब हो जाते हैं। ये नहीं सोचना कि थर्ड ऑर्डर है तो 3 होंगे, नहीं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब है कि आपने उसे फिक्स कर दिया है, यानी कि आपने C1 को भी वैल्यू दे दी है, C2 को भी दे दी है और C3 को भी दे दी है। आपने सभी 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई ना कोई वैल्यू सप्लाई कर दी है, तभी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है, तभी आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलता है। और वो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई कांस्टेंट का वैल्यू नहीं होता, मतलब कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, सब फिक्स्ड हो जाते हैं। इसीलिए नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पर्टिकुलर सोल्यूशन के केस में 0 होते हैं, एक भी नहीं होता आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सबकी वैल्यू पता होती है। तो आर्बिट्रेरी वर्ड ही एग्जिस्टेंस में नहीं आता, ये जो वर्ड है ना आर्बिट्रेरी, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ गए बात को? मुझे लगता है समझ गए होंगे। सेकेंड एक्सरसाइज भी इसी के साथ खत्म होती है, क्वेश्चन नंबर 12, ये लास्ट क्वेश्चन था, आई गेस सो, हाँ लास्ट क्वेश्चन था। एंड इसके बाद हम 9.3 करेंगे, मजेदार चैप्टर है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा आना चाहिए, मैंने पहले भी कहा था। आई होप यू आर लाइकिंग दीज वीडियोस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेन टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, बहुत ज्यादा एनर्जी जाता है। होप इट इज एक्चुअली गेटिंग समथिंग बेनिफिशियल टू यू, फॉर यू, कुछ काम लाभदायक हो रहा है आपके लिए। अगर हो रहा है तो प्लीज इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या क्या चीजें शेयर करते रहते हो आप लोग व्हाट्सएप पे, ये तो काम की चीज है नहीं। So yeah, thanks for watching. We'll see you in the next video. Take care.